जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के विषय में पढ़ना है। इसके पहले चैप्टर 3 में हमने आपको तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के विषय में, पारंपरिक उपागम के विषय में पढ़ा दिया है, बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य जो है फॉलो करें। आपको यूनिक ज्ञान चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको नोट्स दिए जाते हैं जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं, साथ ही साथ आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वहाँ पर दिए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर बने रहें। पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में किसी पॉइंट पर रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई करके उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के विषय में। परंपरागत उपागम के विषय में हमने पढ़ा, जिसमें हमने विभिन्न उपागमों को पढ़ा, जैसे कि ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम, क्षेत्रीय उपागम। इन सभी उपागमों के विषय में हमने पढ़ा। तुलनात्मक जो आधुनिक उपागम है उसमें हमारा आता है व्यवहारवाद उपागम, उत्तर व्यवहारवाद उपागम, व्यवस्था उपागम। और व्यवस्था उपागम के अंतर्गत हमारा आगत निर्गत उपागम आता है, साथ ही साथ संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आता है। तो इसमें हम उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद उपागम को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यवस्था उपागम आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अवश्य जो है शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, जिससे वह भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके, तैयारी अच्छा से कर सके। तो आधुनिक उपागम की बात करें तो आलमंड तथा पावेल ने अपनी पुस्तक कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, जो कि 1966 में आधुनिक उपागमों के 3 उत्तरदायी कारणों का उल्लेख किया हुआ है। सबसे पहला, अर्थात जैसे कि ये आधुनिक उपागम है, इसका उदय किस लिए हुआ, कौन कौन से कारण रहे। पहला था नए राज्यों का उदय। एशिया और अफ्रीका में विविध संस्कृतियों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक विशेषताओं का राज्यों का उदय हो रहा था, इसलिए आधुनिक उपागम एक प्रकार से आता है। पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत हो रहा था। अटलांटिक क्षेत्र के समुदाय के राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्तार पहले के उपनिवेशों की ओर हुआ। तीसरा क्या कारण है, साम्यवादी राष्ट्रों का समुदाय जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में एक शक्तिशाली संघर्ष के रूप में साम्यवाद का उभरना तुलनात्मक राजनीति के नए उपागमों को प्रोत्साहित करता है। 1908 की बात करें तो 1908 में इंग्लैंड में 2 प्रसिद्ध कृतियां प्रकाशित हुई। कौन कौन सी, जिन्हें आधुनिक उपागमों का अग्रदूत कहा जाता है, कौन कौन सी ऐसी कृतियां थी जिन्होंने आधुनिक उपागम को एक प्रकार से शुरू होने के लिए, प्रारंभ करने के लिए एक अग्रदूत का काम किया। तो उसमें से एक थी ग्राहम वेल्स की, जो ग्राहम वेल्स हैं उनकी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की, और दूसरी थी आर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाए कौन कौन सी पुस्तकें थी अग्रदूत के रूप में जानी जाती हैं, तो वो थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो कि ग्राहम वेल्स ने लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटली ने लिखी हुई थी। इन कृतियों के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीति और अनौपचारिक प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश तो डाला गया है, साथ ही साथ राजनीति की अनौपचारिक जो प्रक्रियाएं हैं उन पे भी उन्होंने प्रकाश डाला है। वेलेस ने मनोविज्ञान की प्रेरणा से राजनीति में मनुष्य के व्यवहार को प्रमुखता दी, और बेंटली ने सामाजिक विज्ञान की प्रेरणा से राजनीति में समूहों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहला है अधिक व्यापक विषय क्षेत्र की खोज। आधुनिक जो तुलनात्मक राजनीति है उसके जो उपागम है उसके द्वारा उसका क्या रहता है कि जो उसका विषय क्षेत्र है उसके अधिक व्यापक क्षेत्र की खोज करना। दूसरा है यथार्थवाद की खोज, अर्थात यथार्थ जैसा जो चीज़ें हैं उस ज्ञान को उसको हमें खोज करना है, परिशुद्धता की खोज। और चौथा है बौद्धिक अनुक्रम की
खोज। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं की बात करें तो पहला है, यह मूलतः तुलनात्मक है। विश्लेषणात्मक, अंतःशास्त्रीय तथा अनुभववादी अध्ययन इसमें किया जाता है। विकासशील राज्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया जाता है। व्यवहारिक उपागमों के प्रयोग पर बल दिया जाता है और व्यवस्था विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। आगे हम देखेंगे व्यवहार उपागम, जो कि आधुनिक उपागम का एक प्रकार से बहुत ही मुख्य उपागम माना जाता है। पारंपरिक उपागमों के अंतर्गत हम 4 विभिन्न उपागमों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जो कि पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ था। ये उपागम मूल्यनिष्ठ उपागम, आदर्शवादी और स्वप्नवादी होते हैं। अर्थात इनका कहना है कि जो पारंपरिक उपागम है वह कैसे होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, स्वप्नवादी होते हैं और एक मूल्यनिष्ठ उपागम होते हैं। और इसी कारण पारंपरिक उपागम एक प्रकार से कैसे हैं, अव्यवहारिक हैं। विज्ञान में कार्य और कारण तथा तथ्यों का अध्ययन होता है, मूल्यों का नहीं। विज्ञान में वह आपको पता होगा कि किसका अध्ययन होता है, तथ्यों का अध्ययन होता है, कार्य का कारण का अध्ययन होता है, न कि मूल्यों का। आधुनिक उपागमों के समर्थक वह वैज्ञानिक, अनुभविक एवं तर्क के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। आगे हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति मूलतः प्रासंगिक तथ्यों के अंतर्गत वैज्ञानिक तथ्यों के संदर्भ में अनुभविक विश्लेषण तथ्यों पर बल देती है। आधुनिक उपागम की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति व्यवहारवाद में होती है। यह पद्धति राजनीतिक संस्थाओं के बाह्य व्यवहार के प्रदर्शन में विश्वास रखती है। इस सिद्धांत का जो विश्वास है वह ऐसा है कि राजनीति के बाह्य व्यवहार के प्रदर्शन तथा उसके व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धति द्वारा विश्लेषण करता है। जो व्यवहारवादी उपागम है इसमें क्या होता है कि बाह्य व्यवहार के प्रदर्शन और उसका जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक पद्धति द्वारा विश्लेषण करता है, ना कि पारंपरिक पद्धति द्वारा, ना कि मूल्यों के आधार पर। कैसे करता है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा। व्यवहारवादी उपागम समाजशास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक से ज़्यादा प्रभावित हैं। यह राजनीति के मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर बल देता है और यह राजनीतिक संस्थाओं और तथ्यों का अध्ययन जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा करता है। आगे देखेंगे हम, उनका विश्वास है कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की तकनीकी द्वारा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में अत्यधिक सहायता करते हैं। आगे हम देखेंगे अमेरिका के 20वीं सदी के दूसरे दशक में व्यवहारवादी क्रांति का उदय जो है व्यवहारवादी उदय हुआ। जब अमेरिका में 20वीं सदी के दूसरा दशक आता है उस समय जो है व्यवहारवादी जो उपागम है उसका उदय होता है। व्यवहारवादी उपागम के अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जो इसको मानते थे, इस उपागम से अध्ययन करते थे, तो वो थे चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट हडल, हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन और आमंड प्रमुख थे इन सभी लोग। व्यवहारवादी उपागम के लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण है व्यवहारवादी गैर राज्य अभिकर्ता और समूहों के बाह्य आचरण और राजनीतिक प्रणालियों के माध्यम से राजनीति का अध्ययन करते हैं। वे एक नई पद्धति की वकालत करते हैं और सर्वेक्षण संबंधित अन्वेषण पर बल देते हैं। अगला क्या लक्षण है, व्यवहारवादी उपागम की पद्धति जो है मूलतः अंतर विषयक है। यह कहा जा सकता है कि यह उपागम मूलतः प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। अब आ गई बात उत्तर व्यवहारवाद की। उत्तर व्यवहारवाद में क्या होता है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद एक क्रांति के रूप में आया और राजनीति विज्ञान की प्रकृति, विषय क्षेत्र और अध्ययन के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रभावित किया। यह जो उत्तर व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को कुछ हद तक प्रासंगिक भी बनाया, लेकिन व्यवहारवाद ने कुछ अलाभकारी एवं अनुपयोगी भूमिका भी निभाई जो राजनीति विज्ञान के विकास के लिए अनुपयुक्त थी। व्यवहारवाद की उन सीमाओं को दूर करने तथा राजनीति विज्ञान को उपयोगी एवं प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद 1960 में आया। अर्थात व्यवहारवाद जो था वह काफ़ी हद तक तो सही साबित हुआ राजनीतिक विज्ञान के विकास के लिए, परंतु उसने कुछ अलाभकारी अनुपयोगी भूमिकाएं भी निभाई थी जिससे कि राजनीति के विकास के लिए वो सभी चीज़ें जरूरी नहीं थी, अनुपयुक्त थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए, राजनीति विज्ञान को उपयोगी बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद जो है 1960 के दशक में आता है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरोध में ना आकर सुधार के लिए चुनौती बनकर आई। जो उत्तर व्यवहारवाद उपागम है वह ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद का विरोध करने के लिए आई,
नहीं, वह सुधार के लिए एक चुनौती बनकर आई हुई थी। उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण को अस्वीकार नहीं करता और न ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण के उन तमाम पहलुओं को राजनीति विज्ञान में समाहित करना चाहता है जिनसे राजनीति विज्ञान का विकास हो। एक प्रकार से वह उन सभी चीज़ों को, उन सभी पहलुओं को राजनीति विज्ञान में समाहित करना चाहता है जिससे क्या हो कि राजनीति विज्ञान का क्या हो, विकास हो। राजनीति विज्ञान उपयोगी एवं प्रासंगिक बन सके और राजनीतिक समस्याओं का यथाचित एवं लाभकारी निदान हो सके। आगे हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद तथ्य एवं मूल्य के उलझन में न पड़कर दोनों की आवश्यकता अनुसार महत्व देता है। यह राजनीति विज्ञान को समाज की तत्कालीन समस्याओं एवं संकटों से संबद्ध करता है। उत्तर व्यवहारवाद न केवल विकसित देशों की समस्या का अध्ययन करता है बल्कि तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है और यह चाहता है कि राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक एवं अनुभववादी पक्षों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित किया जाए। उत्तर व्यवहारवाद के उद्घोषक कौन थे? उद्घोषक के रूप में कौन थे? डेविड ह्यूस्टन जाने जाते हैं। इन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन की अगुवाई की थी और बाद में व्यवहारवादी शोधों से प्राप्त परिणामों के प्रति असंतोष इन्होंने व्यक्त किया था। 1865 में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहार को प्रासंगिक एवं सक्रियता की लड़ाई के नारे दिए हुए थे। डेविड ह्यूस्टन द्वारा बताए गए उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं में सबसे पहला है प्रविधि से पूर्व सार विषय। उसमें कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, व्यवहारवाद ऐसा बोलता है। और उत्तर व्यवहारवाद का क्या है? अप्रासंगिक होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना अच्छा है। राजनीतिक शोधों से पहले किसी मुद्दे, किसी विषय और किसी समस्या को देखा जाता है, फिर उसके बाद तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। मुद्दे की पहचान पहले की जाती है और किस तकनीकी से समाधान किया जाए यह बाद में तय किया जाता है। अर्थात सबसे पहले क्या होता है कि जो समस्या है, जो मुद्दा है, उसको अच्छे से पहचान कर लेते हैं। उसके पश्चात जो है उसका समाधान किस तकनीकी से करना है इसको बाद में तय करते हैं। दूसरा क्या है? सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवाद जो है सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन पर बल देता है क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं के निवारण का उपाय भी बताता है। अगर राजनीति में परिवर्तन लाना है तो मूल्य एवं नैतिकता तथा तथ्य एवं सर्वेक्षण दोनों के माध्यम से समस्या का निदान किया जा सकेगा। तीसरा विशेषता बताते हैं डेविड ह्यूस्टन महोदय की समस्याओं के अविश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवाद वह राजनीतिक समस्या के विश्वसनीय निदान की बात करता है और वह शोध में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। राजनीतिक समस्या के निवारण में उत्तर व्यवहारवाद से इस स्तर पर आगे है कि वह शोध की सक्रियता पर बल देता है और समस्या के निदान की बात को प्रमुखता से शामिल करता है। चौथा विशेषता और लास्ट विशेषता उन्होंने बताई कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवाद तथ्य, डाटा एवं सर्वे को ज़्यादा महत्व देता है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है आधुनिक उपागम का तुलनात्मक राजनीति के, इसमें हमने आज आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विषय में बताया। कल आपको व्यवस्था उपागम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए चैनल पर बने रहें। दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट पूरे लेक्चर में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करके आंसर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।